समझ में आ रहा है सर? धीरे धीरे। क्या साक्षी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? नसरीन कहाँ गई? तबीयत खराब है तो घर चली गई? तो डॉक्टर के पास जाने चाहिए, घर जाके क्या होगा? तबीयत खराब हो गई तो चलिए। कल हम लोग वुमन एम्पावरमेंट, महिलाओं की समस्याओं का समाधान देख रहे थे। तो सरकार के द्वारा क्या देखा था हमने, कल स्टार्ट किया था कहाँ से, है ना? वुमन एम्पावरमेंट पूछेगा तो भी ये सब आएंगे, है कि नहीं? ये जब जो भी किया जा रहा है, मैंने कहा एम्पावरमेंट के लिए ही किया जा रहा है। और एम्पावरमेंट का मतलब कहा, डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं? कि मनुष्य के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का क्या हो, निर्णय निर्माण में पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना? एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आ रही ना बात समझ में? आप परिवार से लेके, समाज से लेके, देश से लेके, कोई भी चीज़ हो, एनवायरनमेंट के डिसीजंस हो, कुछ भी डिसीजंस हो, तो महिलाओं का भी उतना ही क्या होना चाहिए, वहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि 50% पॉपुलेशन डेफिनेटली आप लोग के द्वारा शेयर की जाती है, तो आपका भी उतना ही राइट्स बनता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है उसमें इफेक्ट आपको भी पड़ेगा। तो आपके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं, आप ही लोग की पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम है, तो वह योजना कितनी फ्रूटफुल होगी, सोचने लायक बात है। तो इसलिए एम्पावरमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं? तो उसको हम लोग एम्पावरमेंट कहेंगे। तो मेन डेफिनेशन वही है। तो इसी में हमने कल आपका कुछ सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, तो उसमें देखा था गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे। गवर्नमेंट आपके जो है गवर्नमेंट प्लानिंग से प्लान्स देखे थे, प्रोजेक्ट्स देखे थे आपके जो। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कि संविधान स्वतंत्रता के बाद जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो फॉर्म करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने भी जो है आप लोग के लिए विशेष प्रावधान पहले से करके रखे। और इसके लिए आप लोगों को अंबेडकर को धन्यवाद देना चाहिए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो बिना अंबेडकर के जिद किए हुए नहीं होते, है ना? बहुत सारे जो प्रोविजंस है डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर स्पेशली डाला गया, अदरवाइज इतने अधिकार डालने की कोई सोच नहीं रहा था, है ना? महिलाओं के संदर्भ में जो है, जैसे मैरिज एक्ट भी जो बनाया गया, नेहरू बाद में सोचेंगे बोल रहे थे, लेकिन अंबेडकर कहा नहीं, अभी बनाने की ज़रूरत है। फिर 1951-56 में आपका मैरिज एक्ट पारित हुआ, है ना? हम लोग अंबेडकर आपके सिलेबस का पार्ट भी है एथिक्स में। अंबेडकर को क्या है, जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है उतना इम्पोर्टेंस मिला नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, है ना? आपका न्यूट्रल थे। लेकिन अंबेडकर ने जितना योगदान दिया है महिलाओं के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में आप जानते ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले में यदि कोई वास्तव में जो लॉ एक्सपर्ट थे, लीगल एक्सपर्ट थे, वह कौन थे? आपके अंबेडकर थे। और आपके जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, आपके जो क्या नाम था, है ना? BN राव, है ना? बेनेगल आपके जो राव थे आपके, उनका था। ये दो ही जो थे एक्सपर्ट थे आपके, जो किसमें, लॉ के एक्सपर्ट थे। बाकी तो पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, ये सब थे आपके जो। तो इस कारण से तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने कल देखा, आर्टिकल 14, 15, 39, 42, ये सब देखा था हमने। तो ये पूरे अच्छे से याद रखने। फिर हम लोग आज देखेंगे लीगल प्रोविजंस क्या किया गया, कानूनी प्रावधान हमारे सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और फाइनली आज की डेट में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं आपके जो है, वुमन एम्पावरमेंट्स के लिए। तो वुमन एम्पावरमेंट्स के लिए सरकार कौन सा काम कर रही है, ये आपको देखना है। तो कल हमने स्टार्ट किए थे, कानून का नाम लिखना है, उसको समझेंगे। बाकी ये आपको PDF मिल जाएगा, या PDF के थ्रू कुछ पॉइंट्स आपके जो है, जो नोट्स मैंने वहाँ डाले हुए उसको देखें। क्लियर पॉइंट? तो कानून का नाम लिखना है, उसको समझते हैं, कौन कौन से धाराएं वगैरह सब याद करके रखना है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। विधायी उपाय, लेजिस्लेटिव मेजर्स या लीगल मेजर्स, या आपका जो लीगल प्रोविजंस। तो आप लोग को बधाई हो कि आज UPSC ने एक अच्छा शुरुआत किया आंसर देने का, है ना?
तो नहीं तो हमेशा क्या होता था कि एग्ज़ाम देने के बाद आंसर भगवान भरोसे ही रहता था कौन सा सही लिया यूपीएससी ने, तो हम अपना सेल्फ एवेल्यूशन नहीं कर पाते थे कि हमने कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली, कोचिंग वाले तो निकालते ही है, हम लोग भी निकालते ही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो डाउट खास करके डिबेटेबल या डिस्प्यूट वाले थे उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हालांकि अभी भी उसमें थोड़ा सा पेज फंसा के रखा है ना, उसमें लिखा है कि प्रोविजनल आंसर सीट रहेगी, हम लोग उसके बारे में दावा आपत्ति करेंगे और उसके बाद वो फाइनल निकालेगा नहीं निकालेगा, ठीक है, उसके बारे में अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है कि प्रोविजनल के बाद वो आपका जो उसको चेंज करके मॉडिफाई करके फिर से रिलीज करेगा या नहीं करेगा, ये उन्होंने वहाँ पे क्या रखा हुआ है, सस्पेंस रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस वाला वहाँ पे भी फंसा हुआ है। तो इस बार एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा 24 में, नेक्स्ट वीक ही आपकी एग्ज़ाम है, उसके बाद एक दो दिन में आंसर दे देगा, और मेरे ख्याल से शाम तक ही दे देगा, और फिर 1 वीक का टाइम दिया हुआ है आप लोग उसके लिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो कोई भी 3 प्रूफ आपको देने पड़ेंगे अपने आपके आंसर्स के सपोर्ट में, और फिर उसके बाद उसके बाद निकालेगा नहीं निकालेगा वो अभी उसमें क्लियर नहीं किया हुआ है, तो वो अलग बात है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो है ये हमने देख लिया था, पहला कानून कौन सा था भाई, ये आपका लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए आपका, सबसे पहले आपका नया कानून, नया आपराधिक कानून ढांचा जो वर्तमान में बनाया गया, पहले का आपका था आईपीएल, इंग्लिश में हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, इंग्लिश में भी वही होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना। इसके पहले हमारा क्या चलता था, आईपीसी, है ना, भारतीय दंड संहिता चलता, इंडियन पिनल कोड चलता था, भारतीय दंड संहिता करके बोला जाता था, आया समझ में। ये 1861 में अंग्रेजों के समय का था, उसको ही हम लोग अभी तक लेकर के चल रहे थे, हाँ ठीक है, हाँ 60-61 दोनों आता है, इम्प्लीमेंट लगाया गया जो भी है, 1860-61 आपका जो है, तो ये क्या इंडियन पिनल कोड आईपीसी चल रहा था कब से, 1860 में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो उन्हीं कानून को लेकर के हम लोग लगभग अधिकांश चीज़ें उसमें चेंज करते गए समय के साथ, लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ। तो इस बार 2023 में पूरा का पूरा नाम ही चेंज किया गया। पहली बात तो भारतीय न्याय संहिता किया गया, दंड की जगह पे क्या किया गया, न्याय वर्ड यूज किया गया कि भैया जो भी आप करेंगे तो न्याय देना उद्देश्य है, दंड देना उद्देश्य नहीं है, न्याय करना उद्देश्य है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आपका क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, ठीक है, नए दंड संहिता में ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, अध्याय 5 चैप्टर 5 में महिलाओं के संदर्भ में प्रायोरिटी दी गई है, तो बस पॉइंट लिख लीजिए आपका जो है प्रेसिडेंस इन चैप्टर 5, अध्याय 5 में क्या प्राथमिकता दी गई है, आ रही बस समझ में, भारतीय दंड संहिता का आपका प्रेसिडेंस इन चैप्टर 5 अध्याय 5 में प्राथमिकताएं दी गई है। तो अध्याय 5 में क्या दिया गया, महिलाओं और बच्चों दोनों को लिया गया के खिलाफ अपराधों के लिए अध्याय 5 के तक दंडात्मक लेआउट में सबसे आगे रखा गया, जो एक स्पष्ट नीतिगत निर्देश का संकेत देता है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, मतलब पहले महिला और बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखी गई है। इसमें जो है वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर प्लेस्ड एट द फोरफ्रंट ऑफ द पिनल लेआउट अंडर चैप्टर 5, सिग्नलिंग अ क्लियर पॉलिसी डायरेक्टिव दैट सेफ्टी इज प्रोमिनेंट। तो सबसे पहले आपका जो है अध्याय 5 में शुरुआत में ही रखी गई आपका जो है कि यदि किसी प्रकार से महिला और बच्चों के साथ में कुछ आपका क्राइम या गलत होता है तो उसके लिए क्या क्या दंड वगैरह दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले यहाँ पे क्या रखा गया, इम्पोर्टेंस दिया गया। आ रही बात समझ में। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके जो है सेक्शन, है ना, यहाँ पे आपका सेक्शन होता है, धारा होती है, जैसे आप लोग का आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्ट होते हैं, एक्ट में क्या होते हैं आपके जो है सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में बटे होते हैं, सभी के सभी जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 63 से 73 ये आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, लैंगिक अपराध के मामले में दिया गया है। कौन सा सेक्शन हो गया आपका, 63 से 73। ये सब अच्छे से याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपको देखो मीन्स तभी निकलेगा जब थोड़ा सा लगे कि हाँ आप सामान्य से थोड़ा अच्छा लिख रहे हो, है ना। एक जनरल नॉलेज या सिंपल नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे जाने के बाद, मीन्स तक पहुँच गए हो तो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने से फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। किस कब आएगा, जब थोड़ा सा एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं उसको भी
आपको वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए कि हाँ पढ़े लिखे भी थोड़ा सा आप लोग जो है, क्योंकि मीन्स देने वाले होंगे। मान ली 1000 सीट है तो 1000 सीट में लगभग 12 से 13,000 12 to 13,000 क्या करते हैं आपके मीन्स के लिए कॉल किए जाते हैं, लगभग 12 to 13 टाइम्स, है ना। सपोज दैट देयर इज 1000 सीट्स, देन कॉल फॉर मीन्स कितने होंगे आपके, जो कॉलिंग फॉर मीन्स कितने होंगे आपके 12 to 13,000। और फाइनली इंटरव्यू के लिए होंगे आपके 1000 सीट्स है तो 2500 के आसपास, 2 to 3 टाइम्स लेते हैं, लेकिन देखा गया कि 2 से 2500 के बीच में आपका एक सीट के पीछे 2 या मैक्सिमम 3,000 तक कॉल किए जाते हैं, एक के पीछे 3, मतलब 2 को रिजेक्ट करना है। इंटरव्यू में क्या होगा आपका, एक सीट के लिए 2 को रिजेक्ट करेंगे, तो 13,000 में आपको 3,000 में जगह बनानी है, तो जो 3,000 अच्छे लिखे होंगे, है ना, उनको लिया जाएगा। तो अच्छा का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम हर चीज़ रटी हुई याद आ जाए एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है। वो होता है कि आपका बेसिक चीज़ें जो है अच्छे से फंडामेंटल क्लियर, उसी के बेस पे आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि टॉपर्स के भी नंबर कभी भी 50 या 52% या 53% से ज़्यादा, है ना। फर्स्ट रैंक जो आता है उसके भी नंबर देखेंगे तो 50 to 53% के आसपास रहते हैं। इसका मतलब 50% नंबर लाने लायक भी आप लिख रहे हो क्वेश्चन का आंसर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आई ना बात समझ में। तो थोड़ा सा पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, एक बार में नहीं होगा। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई, यहाँ पे आपके जो है द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ बीन टाइटन्ड। यहाँ पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट का जो डेफिनेशन है उसको क्या किया गया, सख्त किया गया, मतलब यौन हमले की परिभाषा को यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा सा आपका रिजिड किया गया, अच्छा डिफाइन किया गया। महत्वपूर्ण रूप से यह संहिता धोखेबाजी के माध्यम से किए गए यौन संभोग को अपराध मानती, जैसे कि विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा कर या अपनी पहचान छुपाना। तो इस तरीके से कोई भी आपका एक्टिविटी होगी तो उसको क्या माना गया, आपका सेक्सुअल ऑफेंस माना गया है। आया समझ में। तो ये डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, और कौन से सेक्शन से थोड़ा सा एग्जाम में जिक्र कर देंगे कि 63 से 60, है ना। अब सिर्फ इतना लिख करके आओगे कि BNS में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए, तो वो कॉमन हो गया आपका, जो थोड़ा सा उसमें 2-3 चीज़ें बता देंगे, 1-2 भी बता दोगे तो लगेगा हाँ आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा हुआ है कि BNS की सेक्शन आपका जो क्या है 63 से 73 में सेक्सुअल हरासमेंट के संदर्भ में क्या किया गया, आपका जो है महिलाओं के ऑफेंसेस के बारे में आपका डिटेल दिया हुआ है। इतना भी लिख दोगे, सेक्शन 1-2 डाल दोगे तो थोड़ा सा तो कुछ सेक्शंस ऐसे भी आपको पता होने चाहिए, पुरुषों को भी पता होने चाहिए, ठीक है। और लड़कियों को तो अपने अधिकार पता होने ही चाहिए, लड़कों को भी पता होने चाहिए, ताकि कानून का डर रहे थोड़ा सा मन में। आया समझ में। चलिए फिर आपका सेक्शन 70 सब क्लॉज 2, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 70 सब क्लॉज, है ना, ब्रैकेट में उसको सब क्लॉज 2 कहेंगे, आपका सब क्लॉज कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्रेवेटेड पनिशमेंट फॉर माइनर विक्टिम्स अंडर सेक्शन 72, gang rape of a woman below 18 years of age carries a stringent penalty of life imprisonment for the remainder of the natural life or the death penalty, removing previous age differentials for minor victims। पहले क्या थे, 18 साल से कम का व्यक्ति यदि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर क्राइम भी करता था तो उसको कुछ छूट मिल जाती थी। अब थोड़ा सा क्या किया गया, चेंज किया गया, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सख्त प्रावधान भी किया गया, मतलब लाइफ टाइम या फिर मृत्युदंड दिया जा सकता है, डिपेंड करेगा सीवियरिटी कितनी है। जिसने नाबालिग पीड़ितों के लिए विशेष आयु अंतर को भी समाप्त किया है। तो पहले नाबालिग होते थे तो थोड़ा सा क्या मिल जाता था, छूट मिल जाती थी। अब वो कहा कि नहीं, नाबालिग भी यदि क्राइम कर रहा है तो भी वह यदि सीवियर क्राइम में आता है, इस टाइप के क्राइम में आता है, आपका सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं में इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली में जो कांड हुआ था, आपका क्या नाम है, हाँ निर्भया कांड, तो वहाँ पे माइनर के नाम से वकील लोग फिर क्या करते रहते, आपका जो है उसका फ़ायदा लेते रहते कई जगह पे, है ना बात समझ में। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना। तो ये सेक्शन 72 का सब क्लॉज हो गया। कुछ कुछ पॉइंट मतलब पढ़ोगे 2-4-10 तो जितना याद आ जाए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ याद होगी, है ना। सेक्शन वगैरह जनरली अभी तक किसी एग्ज़ाम में मतलब पर्टिकुलरली नहीं पूछा हुआ है ना, पर्टिकुलरली सेक्शन वगैरह लेकर के नहीं पूछा है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या कैसे करके। यदि किसी कारण से न्यूज में है तो भले पूछ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है। लेकिन थोड़ा सा याद रखना है, तो ऐसे भी याद रखोगे तो आपको एक कॉमन क्या है, आपके जो है
एक्ट्स है जो आपके डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं गर्ल्स लोग को तो काम आएंगी, कहाँ लड़के लोग को भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सेक्शंस आपके ऊपर कुछ गलत करने के सोचोगे तो लग सकते हैं। तो इसलिए कानून का डर बनाए रखने के लिए भी जानना। इसलिए सबसे ज़्यादा डरते कौन है मालूम है? डॉक्टर ज़्यादा प्रिकॉशंस रखते हैं क्योंकि उनको पता है क्या क्या खाने से क्या क्या नहीं होगा। वकील लोग और ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या करेंगे तो क्या क्या सेक्शन से लग सकते हैं क्या क्या। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं और ज़्यादा डरते हैं, क्राइम करने वाला उतना नहीं डरेगा, लेकिन वकील और ज़्यादा डरता है कि मुझे मालूम है कि ये काम करूँगा तो। डॉक्टर ज़्यादा डरता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो बीमारी हो जाएगी करके, तो और जल्दी बीमार होते हैं लोग। साइकोलॉजिकली डॉक्टर लोग भी ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, जानते हैं लेकिन अपने ऊपर अपने आप को इग्नोर थोड़ी मार सकते हैं। तो इस कारण से आ रही ना बात समझ में? तो इस समझ में आ गया आपका जो है। तो फिर आपका है, हाँ फिर आपका है प्रोटेक्टिव प्रोविजंस अगेंस्ट मॉडेस्टी आउटरेजेस। ये सेक्शन लिख लीजिए 74 से 79 के बीच में है। हाँ, और CGPSC वगैरह देंगे तो CGPSC में पेपर 7 में कई सारे कुछ एक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो वहाँ पर भी वो काम आते हैं ना। आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं प्रॉपर, UPSC तो दे ही रहे, तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ करके CGGS पढ़ लेना और उसके साथ साथ CGPSC भी देते रहना। मेंस में भी पहुँच गए तो कुछ सेक्शंस आपको जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ा है UPSC में पूरा का पूरा उतने में आराम से CGPSC का आंसर लिख लोगे। सिर्फ CGGS अलग से पढ़ना है। और आपका पेपर 7 में कुछ चीज़ें करंट अफेयर पूरा पढ़ेंगे, उसमें आ ही जाएगा कुछ इस तरीके से एक्ट वगैरह अलग से, तो ये सब भी वहाँ पे काम आएंगे आपके। तो CGPSC जैसे बोलते हैं ना UPSC है, तो CGPSC कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंटली पढ़नी है वहाँ पे। तो इन फ्यूचर का भी और थोड़ा सा देते रहे, कुछ विशेष नहीं, नौकरी एक लग जाए कहीं पर भी, SDM DSP भी बन जाओ तो छोटी मोटी नौकरी थोड़ी है। 10 साल प्रमोट, 10-12 साल में प्रमोट हो गया IAS बनी जाओगे। तो ये सेक्शन लिख लीजिए बस 74 to 9 क्या है आपका? गरिमा को ठेस पहुंचाने के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए। 74 से 79 में हेडिंग बस डाल लो और पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग को ये PDF रहेगा तो बार बार पढ़ना है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, इसको याद करने में टाइम लगाना है। तो ये धाराएं क्या कहती है आपकी जो है, दिस सेक्शंस पनिश असॉल्ट विथ इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी, सेक्सुअल हरासमेंट, आपका वायोरिज्म, सेक्शन 77 एंड स्टॉकिंग्स। आ रही बस समझ में? नोटेबली डिजिटल हरासमेंट वाया मॉब्ड AI इमेजेस और ऑनलाइन स्टॉकिंग इज स्पेशलिसिटी टारगेट अंडर दिस पैरामीटर्स। मतलब ऑनलाइन में भी आप कुछ करते हैं तो उसको भी क्या किया गया आपका जो है इसमें रखा गया। धाराएं गरिमा को ठेस पहुंचाने के आधार से किए गए हमले, यौन उत्पीड़न, दृश्य रतिकता या वैरिज्म और पीछा करने या स्टॉकिंग को दंडित करती है। विशेष रूप से मॉफ्ड AI छवियों या ऑनलाइन स्टॉकिंग के माध्यम से डिजिटल उत्पीड़न को इन मापदंडों के तहत स्पष्ट रूप से क्या किया गया, लक्षित किया गया। मतलब किसी भी तरह से आप महिलाओं को हरास करने की कोशिश करते हैं तो उसके तहत जो है इस सेक्शन के तहत आपको क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ दंड का प्रावधान किया गया है। आ रही बस समझ में? तो डिटेल चीज़ें समझ पा रहे हो ना भाई? ये सब चीज़ें कुछ वर्ड्स है जैसे नया आ रहा है आपका वायोरिज्म, ये नया वर्ड आ रहा है आप लोग के लिए, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे। मतलब इसमें उसका मतलब वही है कि ज़बरदस्ती आप किसी को घूरते रहते हो, घूर रहे हो, सब कर रहे हो, उसके कंटेक्स्ट में है आपका। थोड़ा सा इजी भी किया गया लैंग्वेज, अदरवाइज पहले तो लैंग्वेज और टफ होती थी। चलो आगे, ठीक है, बस सेक्शन लिख लो, बाकी सब चीज़ आपके पास रहेंगी। फिर सेक्शन 85 से 86 के बीच में कुछ काम महिलाओं के संदर्भ में आपका क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, है ना। जैसे कल ही आपका आज एक न्यूज में था दहेज हत्या वाला, कहाँ का है बताओ? न्यूज़पेपर देखे हो आज, या न्यूज़ वगैरह सुना होगा, देखा होगा, टीवी टावी? क्या मिताली? हाँ, सिर्फ रील स्क्रॉल करते हो तुम लोग हैं? ठीक है, ठीक है, भोपाल का तो नहीं, एक नोएडा वाला, एक नोएडा की दहेज हत्या का मामला आया है। नोएडा में जो है एक हाई प्रोफाइल तो नहीं है, एक नोएडा में दहेज हत्या का मामला है। आपका कुछ दिनों पहले 2024 में शादी हुई थी, ऊपर छत से कूद करके आत्महत्या की करके दिया गया, लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि दहेज हत्या। तो शादी हुई थी, शादी में ही उन्होंने क्या बोलते हो स्कॉर्पियो से लेकर सब कुछ दिया था, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे। तो यहाँ पे लड़कियों के पेरेंट्स की गलती है, जब एक बार कोई लालच दिखा दे तो वहाँ 2 थप्पड़ कान के नीचे बजाना चाहिए, सीधा सा पहली बात, और चुपचाप। लेकिन हम लोग क्या है कि समाज में इज्जत, क्या समाज में इज्जत, बच्ची चली गई बेचारी, ठीक है, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता। उसके बाद उसने कई बार कंप्लेन की, तो जब पहले ही कंप्लेन की उसके बाद उसको तो रखना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। तो ये पेरेंट्स लोग समाज के दबाव में या पता नहीं किस
इज्जत की बात करते हैं तो दुख होता है। कैसे मतलब जबरदस्ती बच्ची के जान गई, आप क्या जो बच सकती थी, कल के दिन में कुछ और लाइफ स्टार्ट कर लेती है आप क्या जो। तो ये सब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती बहुत ज़्यादा, खास करके समाज के चक्कर में। एक बार जो मांग ली दहेज, मुंह खोल ली, जो लालची है उसका लालच कभी भरेगा नहीं। सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि वो कभी सुधरेगा नहीं कि आज मांगा तो कल, क्योंकि उसको एक बार खून लग गया इजी मनी आने का, तो फिर वो कभी सुधरेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सीधा पेरेंट्स को कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट, और बच्ची को घर लेके आना चाहिए भाई। लेकिन ये सब चीज़ें पता नहीं पेरेंट्स लोग अभी भी इस ज़माने में भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तो हमारे पास कई सारे स्कोप है, पहले तो नहीं होते थे, है ना। महिला बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैर पे खड़े करो, भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, है ना। और खुद इतने सक्षम है आपके, जब स्कॉर्पियो दे रहे हो, ठीक है, और 10 लाख 5 लाख ऐसे करके 25 लाख तो मैंने काउंट किए, उसने क्या कहा दिए, तो 25-30 लाख में बच्ची का भविष्य बन जाता है अच्छे से, ठीक है, अच्छा खासा। उसी बैंक में डाल दो, आराम से इंटरेस्ट आता, उससे उसका जीवन पल जाता। लेकिन चीज़ें समझ के कारण से ये समझ में आया आपका, जो पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को डिफाइन किया गया धारा 85-86 में आपका पुराने क्रूरता विरोधी प्रावधानों के सार को बनाए रखते हुए ये धारा वैवाहिक घर के भीतर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का सामना करने वाली विवाहित महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपके सेक्शन 85-86 पढ़ लो भाई तुम लोग। इसलिए ध्यान रखना भविष्य में कोई भी गर्ल्स आप लोग जो है कि कोई भी एक बार डिमांड करे तो उसको कान के 2 थप्पड़ लगाना पहले तो, और चुपचाप पुलिस कंप्लेंट करके वहाँ से निकल लेना। समझ में आया। और लड़के लोग क्या करोगे तुम लोग, ठीक है भैया, मेहनत करके कमाने की उम्मीद करो, ठीक है, इजी मनी के पीछे नहीं जाना है। समझ गया ना भाई। लड़कों लोग को भी तो सुधरना पड़ेगा, लड़के तो डिमांड कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरेंट्स के सामने लड़के या इज्जत के कारण या पेरेंट्स इतने डोमिनेट होते हैं कि बच्चे लोग ना चाहते हुए विरोध नहीं कर पाते, कई जगह मैंने देखा है, ठीक है। तो ये भी गलत है, यहाँ पे गलत लगे, चाहे बाप हो चाहे प्रधानमंत्री हो, विरोध करना सीखना पड़ता है। जहाँ पे गलत लगे वहाँ पे, है ना, रिस्पेक्ट के साथ विरोध करो भाई। वहाँ पे जो चीज़ गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे वह किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो। तो ये हमको सीखना पड़ता है। बच्चे क्या जो बचपन से देखते वही सीखते हैं। जैसे कल हम लोग ऐसी डावरी के बारे में न्यूज़ देख रहा था, तो छोटा वाला मेरा 10 साल का है, अभी होने वाला है, तो वो बोलता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, बोलता है कि मैं तो दहेज लूँगा, शादी करूँगा, दहेज लूँगा और बाद में डिवोर्स दे दूँगा। 10 साल का, उसने कहाँ से क्या सोचा समझा नहीं पता हमें, लेकिन वो सीधा ऐसी, मैं न्यूज़ देख रहा था, वही वाली न्यूज़ देख रहा था, नोएडा वाली न्यूज़ ही देख रहा था, तो उसके दिमाग में क्या आया, तो ऐसे ही बोलता है कि पापा एक आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। मतलब क्या? तो बोलता है शादी करूँगा, दहेज लूँगा और बाद में डिवोर्स दे दूँगा। तो बोला अच्छा है भाई, कमाने का तूने आइडिया सोच लिया अभी से करके। तो लेकिन उसके बाद हमने बैठाला, समझाया कि दहेज क्या होता है जानता है करके, तो फिर उसको समझाया कि दहेज एक क्राइम होता है, ठीक है। और आपका जो हम लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं, शादी करने के नाम से उनसे पूरा उसको समझाया क्राइम होता है, फिर ये सब क्यों नहीं करना है, सब चीज़ें करके, तो अब वो कभी भी जीवन के बारे में दहेज लेने की नहीं सोचेगा। लेकिन उसको यदि ये चीज़ हमारे सामने बोलता नहीं और समझाते नहीं और घर में वही चीज़ चल रही है तो उसके लिए नॉर्मल हो जाता है वो। जैसे आप लोग बड़े होते होते कई लोग को देखे होंगे कि पैसे, शादी हो रही तो लड़की वाले पैसे दे रहे, तो आप लोग के लिए क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। तो एक नॉर्मल बिहेवियर क्या हो गया, आपका पार्ट हो गया, तो आप उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। जबकि देना ही अपने आप में गलत है और मांग रहा था तो फिर बिल्कुल ही गलत है। मैंने कहा ना, अपनी इच्छा से पेरेंट्स अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत जो भी दे रहा है उसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत टेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि सामने वाला मांग रहा है, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना डिमांड करे, तो समझ जाना कि उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं लालची वाली है, तभी वो डिमांड कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ है। जैसे मेरे घर जो शादी मैंने किया तो मेरे को दहेज तो नहीं कर सकते, मैं तो मांगता भी नहीं, बाइक दे रहे थे, मतलब मेरे पास है बाइक नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, मैंने सीधा मना किया था। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एक तो उनको बाइक घर की यूजलेस ली थी, तो बोले ले जाओ बाइक ऐसी खाली पड़ी, बोला नहीं मेरे पास है, गाड़ी और बाइक है दोनों है, नहीं चाहिए मुझे, बेच दो आप लोग किसी को। तो ये चीज़ें होती है। अब वो ले आता तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि उठा के ले आया, तो मेरे को भी लगता है कि यार उठा के ज़बरदस्ती ले आए, तो वो चीज़ें है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। एनीवे चलिए, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड सोशल वायलेंस, घरेलू और सामाजिक हिंसा से सुरक्षा। तो एक दूसरा कानून है, लिख लीजिए आपका, ये पहला वाला समझ में आ गया। तो ये बीएनएस के तहत ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, सेक्शन थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालो, सेक्शन 63 सिर्फ हेडिंग बस लिख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
हेडिंग ही याद रखना है, बाकी अंदर की चीज़ें तो आपका सामने वाला समझ लेगा। सेक्शन 63 से 73 हो गया, 74 से 79 है ना, गरिमा के ठेस पहुंचाने के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय हो गया। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना। पति या रिश्तेदारों के द्वारा सेक्शन 85 86 हो गया आपके, जो ये 3-4 पॉइंट ही याद रखने हैं कि बीएनएस एक्ट, बीएनएस के तहत जो है 2023 के तहत ये प्रोविजंस किए गए महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको जो है किसी भी प्रकार से आपका सुरक्षात्मक उपाय के कंटेक्स्ट में। आया समझ में? नेक्स्ट लिख लीजिए आपका प्रोटेक्शन एंड डोमेस्टिक एंड सोशल वायलेंस। ये 2005 में बिल पारित किया गया, 2005 में। इसके पहले भी था लेकिन उतना क्लियर नहीं था, तो फिर से इसको चेंज किया गया 2005 में। तो वर्तमान में सरकार ने भी कुछ काम अच्छे भी किए हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने सुधारी है समय के साथ, जो पहले सुधार हो जाना चाहिए था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है PWDVA 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो सामाजिक कानूनी सशक्तिकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था और परिवारों के भीतर प्रणालीगत दुर्व्यवहार के खिलाफ मजबूत सुरक्षात्मक दीवारों की आवश्यकता होती है। तो ये कानून बनाया गया ताकि आप लोग के साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। यह नागरिक कानून घरेलू स्तर पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए आपातकालीन राहत प्रदान करता है, या स्वीकार करते हुए कि केवल आपराधिक मुकदमा चलाना तुरंत जीवन और आश्रय को सुरक्षित नहीं कर सकता है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अब्यूज की आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई है, डिटेल डेफिनेशन दी गई है, व्यापक परिभाषा दी गई है। शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है। आर्थिक दुर्व्यवहार में वित्तीय संसाधनों, स्त्री धन या बुनियादी घरेलू आवश्यकताओं से वंचित करना भी शामिल है। आए समझ में यहाँ पे? इट कवर्स फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिकल एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज इंक्लूड्स डिप्रीवेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्त्री धन और बेसिक हाउस होल्ड नेसेसिटीज। इसका मतलब समझ गया कि आपको यदि किसी भी चीज़ से यूज करने से भी मना किया जा रहा है घर में, है ना, तो वो भी आपका क्या है, इसमें आएगा, आपका इकोनॉमिकल एब्यूज में आएगा, है ना। जैसे मान लिया आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए, घर वाले नहीं दे रहे, तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका इकोनॉमिकल एब्यूज़ में आ जाएगा कि आपकी फुलफिलमेंट, इकोनॉमिकल फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे आपके इन लॉस होम में। आई समझ में? तो ये सब आपको डिफाइन किया गया है। तो ये याद रखिएगा, डिफिनेशन दिया गया, बस हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन वाज इज गिवन ऑफ अब्यूज का। दूसरा आपका है राइट टू रिसाइड, निवास का अधिकार। यह पीड़िता को साझा घर में रहने का कानूनी अधिकार देता है, चाहे संपत्ति में उसका कोई मालिकाना हक या अधिकार हो या ना हो, जो रिश्तेदारों द्वारा मनमाने ढंग से बेदखल करने से रोकता है। मतलब आपको यूं ही नहीं निकाल सकते, जब शादी हो गई तो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे रहने का क्या मिलता है, आपका मालिकाना हक मिलता है। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे दिल्ली में एक स्टूडेंट थी मेरे पास, तो वो हस्बैंड, उसके साथ वही मतलब हस्बैंड और फैमिली के साथ टॉर्चर किया जाता था, तो फिर वो छोड़ छाड़ के आपके घर आके फिर तैयारी की उसने, आकर के क्या की, आपकी UPPCS की तैयारी की, यूपी की थी तो, और उसने सिलेक्शन भी लिया बाद में, और फिर बाद में उसने उनके साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी, और जो भी मिलना चाहिए वो लिया भी, और आज फिर दूसरी शादी करके फिर से अपने जीवन में, अभी कुछ दिनों पहले उसका एक बच्चा हुआ है, तो उसने मैसेज किया था। तो इस तरीके से तो एक ये होता है आपका जो जीवन से खुद को लड़ना पड़ता है। हाँ, और इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट रहा उनका, सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी होता है। नहीं तो अकेली बच्ची टूट जाती है, क्योंकि आपका अपने साथ नहीं दे रहे, तो फिर वहाँ पे उनके लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंटिंग या पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि उसके पेरेंट, सोचो कि उसने पहले पढ़ाई की, तैयारी की, सिलेक्शन लिया, फिर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जिन्होंने उनके साथ प्रताड़ित किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इस्टेब्लिश होकर के फिर दोबारा शादी करके अपना फिर नया जीवन। तो मैंने पूछा अब कैसे चल रही लाइफ, एक दो उसको मैंने भी हेल्प किया था। मेरे स्टूडेंट है वहाँ पे, उस समय SP था जिस एरिया में, आगरा के एरिया में आती थी वो, तो वही कानूनी कुछ हुआ था, तो मैंने कहा था देख लेना करके, तो उसने भी देखा था उसको जो है, तो उसके लिए थैंकफुल रहती है हमेशा। तो ये चीज़ें, तो खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लड़ना पड़ता है, तभी। अदरवाइज समाज या दुनिया इतनी शरीफ नहीं है कि आपको बिना उसके दे दे। आया समझ में? तो विकास का अधिकार दिया गया कि आप जहाँ पे भी शादी होकर के जाते हैं, वहाँ पे आपको पूरा अधिकार है, वहाँ की संपत्ति पर, वहाँ पे रहने पर आपको यूं ही बेदखल नहीं कर सकते। तो इस कानून के तहत आप क्या कर सकते हो,
अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, ठीक है, भगवान करना हो किसी के साथ ऐसा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है आपके पास, फिर संस्था का ढांचा है, क्या है, इट मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टू गाइड विक्टिम्स थ्रू मेडिकल एड, लीगल काउंसिल एंड सेफ शेल्टर। समझ सकते हो कि सरकार ने क्या दिया हुआ है कि आपको चिकित्सीय सहायता मिलेगी, कानूनी सलाह मिलेगी, सुरक्षित आश्रय स्थलों के माध्यम से पीड़ितों का मार्गदर्शन करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी, और सेवा प्रदाताओं से सहायता को अनिवार्य बनाता है। मतलब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको सभी प्रकार की क्या करे, सुविधाएं उपलब्ध कराए। आ रही बात समझ में? चिकित्सा भी चाहिए तो वो मिला, कानूनी सलाह, सुरक्षित आश्रय, इन सब की जिम्मेदारी इस कानून के तहत किसको दी गई है? सरकार को दी गई है। संस्था का ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो ना भाई? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि पूरा का पूरा एक आपका जिम्मेदारी के लिए निर्धारण किया गया है कि कैसे कैसे यदि कोई महिला किसी प्रकार से पीड़ित होती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है। तो अब सरकार के पास जाओगे तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको यदि किसी प्रकार की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प करेगा, लीगल एडवाइजिंग की ज़रूरत है तो लीगल एडवाइज़र उपलब्ध कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आ रही बात समझ में? और रहने वहने की यदि उस समय कोई व्यवस्था नहीं तो सरकार भी क्या करेगी, आपको कुछ समय के लिए रहने के लिए और कुछ अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो आपके केस को क्या करे, हैंडल करे। तो ये पूरा का पूरा कानून में आपके अधिकार दिए गए। आया समझ में? तो ये हो गया आपका जो है डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेक्स्ट में प्रोटेक्शन। ये आपका जो है कम से कम पहले नाम ही याद रखना है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PW, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDEA। आगे समझ में? 2005। फिर आपका है डाउरी, दहेज अधिनियम, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, दहेज अधिनियम। डाउरी के खिलाफ खुद लड़कियों को खुद को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज डाउरी को एक्सेप्ट कर चुका है। तो जो भी घर वाले देने भी थे, सीधा इतना बोलो कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, जो मेरे हिसाब से ज़रूरत होगी। घर वाले हो सकता है लालची समझे, लेकिन सच्चाई यही है, आपके अकाउंट में रहेगा। और कोई डिमांड, जैसे भी किसी ससुराल वाले ने डिमांड किया, तुरंत शादी उसी दिन कैंसिल कर दो, चाहे कुछ भी हो। आई बात समझ में? गर्ल्स लोग को बता रहा हूँ, समझ गए ना भाई? अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर वो आगे चीज़ें चलेंगी। जहाँ पे भी थोड़ा सा डिमांड किया लड़के ने या ससुराल वालों ने, समझ जाना है कि ये रुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं लालच ही है, इजी मनी ही है जो इस तरीके की डिमांड करते हैं, मेहनत करके ना कमा के। बाकी अपनी इच्छा से घर वाले दे रहे तो वो अपना बोल देना भाई अकाउंट में डाल दो, ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं सामान खरीदते रहूँगी, है कि नहीं? टीवी की ज़रूरत हो टीवी खरीद लूँगी, फ्रिज की ज़रूरत हो फ्रिज खरीद लूँगी। घर वाले बुरा मानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको इसी तरह से जो डाउरी प्रोविज़न में आते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 विवाह के शर्त के रूप में भौतिक धन की मांग करने की संरचनात्मक सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया एक आवश्यक विधायी अधिकार है। तो 1961 का ये पुराना ही चल रहा है अभी भी, पहले और ज़्यादा कठोर था, कुछ चेंज किया गया था बाद में। तो भौतिक धन मतलब फिजिकल मनी या कुछ भी, एन एसेंशियल लेजिस्लेटिव वेपन डिजाइन टू इरेडिकेट द स्ट्रक्चरल सोशल इविल ऑफ डिमांडिंग मटेरियल वेल्थ एज अ कंडीशन फॉर मैरिज। तो यहाँ पे क्या है, लेने और देने पर दोनों पर रोक है, प्रोहिबिशन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। दे रहे तो भी पापा के खिलाफ बोलना केस कर दूंगी करके, पैसा दे रहे हो ना तुम, दहेज दे रहे हो, तो देने और लेने वाले दोनों पर है आपका जो है। यह अधिनियम दहेज के मूल्य के बराबर या उससे अधिक कारोबार से जुर्माने के साथ दहेज लेने देने या उकसाने दोनों को क्या करता है, दंडित करता है। आया समझ में? द एक्ट पेनलाइजेस बोथ द गिविंग, टेकिंग और abating of dowry with imprisonment and fines equivalent to or exceeding the value of the dowry. Cognizable and non bailable status, ये आपका जो है संज्ञेय और गैर जमानती, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। संज्ञेय का मतलब जिसको आपका जो है कोर्ट या अदालत क्या करेगी, तुरंत एक्सेप्ट करेगी। रिकॉग्नाइजेबल है आपका जो है, तो ये सब वर्ड से याद रखिएगा। लीगल टर्म से कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल स्टेटस, बेल नहीं मिलता है। इसका मिसयूज भी हुआ है कई जगह पे,
है ना। ये भी एक समस्या है कि कई जगह पे क्या है, गर्ल्स लोगों ने मिसयूज भी हुआ है। एक तो कल एक रैकेट का फंडाफोड़ हुआ यूपी में ही, कि एक लेडी पूरा गैंग चलाती थी फर्जी रैप केस बना करके डलवाने के लिए। ऐसे भी चलने लगे आज की डेट में। सोचो कि ज़माना मतलब कलयुग बोलते हैं ना, वो भी आने सही बोल रहे कि आई गया कि मतलब वो 20-22 लड़कियों का गैंग रखी थी और पैसे ले करके क्या करती, किसी जैसे मुझे किसी को फंसवाना है, आप कह जो गलत, किसी को किसी केस में फंसवाना है, रेप कांड में फंसवाना है, तो मैं उसके पास जाता था उसको, और वो भी 20 लाख कम से कम उसका रेट था, 20 लाख से ऊपर। तो वो लड़की प्रोवाइड करती थी और वो फिर जिसको फंसाना है उसके थ्रू क्या करते थे, उसको झूठा रेप का केस डाल करके, और उसके साथ एक वकील मिला हुआ था। तो वकील और दोनों महिलाएं मिल करके, और 72-75 थानों में उसकी पहुंच थी, मतलब पुलिस वाले भी मिले थे। मतलब चलो ठीक है, वो लेडी तो समझ में आ गया अपने लालच के लिए कर रही है, पुलिस वाले उनके भी तो माँ बहन बेटियाँ होंगी, इतनी सी सोच समझ क्यों नहीं होती, मैं समझ में नहीं आता मेरे को। मतलब सोचता हूँ कभी कभी कि सोचो ना, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व इस टाइप के केसेस में, जिसको झूठा केस बनवा के 20-25 लाख ले रहे हैं उन लोग, तो उनकी भी तो माँ बहन बेटे भाई सब होते होंगे, है ना। एक वकील उसके साथ मिला हुआ था, ये 3 लोग मिल, अब तीनों मिल गए तो बचा क्या फिर। सोचो ना भाई, एक वकील मिल गया, एक पुलिस वाला मिल गया, और लेडी तो आपका गैंग चलाने वाली सपोर्ट करने वाली मिल गई, तो ईजी है किसी को भी फंसाना। सामने वाला जाएगा तो किसके पास, पुलिस वाला जाएगा तो आदमी, मेरे पास गलत केस हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस वाला ऑलरेडी मिला हुआ है। वकील के पास जाऊँगा, एक आध वकील पहले से उनसे मिला हुआ है, तो बचेगा कैसे आदमी। तो न चाहते हुए फिर या तो एक आत्महत्या किया, तब जाके केस मामला, आत्महत्या किया उसने, पूरा जेल, उसको जेल भेजा गया, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, आत्महत्या किया, और पूरा डिटेल फिर लिख करके गया। वो तो किसी ईमानदार के हाथ में पड़ गई होगी चिट्ठी, नहीं तो उसको पुलिस वाले उसको भी दबा देते। तो फिर उसके बाद ये मामला जांच पड़ताल में आया, तब जा करके नहीं, उसके बाद भी नहीं फंडा। वो दैनिक भास्कर ने आपका क्या बोलता, स्टिंग ऑपरेशन के तहत इसका खुलासा किया। जब पुलिस वाले चेक वेक नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं किया था, जो दैनिक भास्कर में कोई रिपोर्टर होगा तो उसने फिर उनके साथ संपर्क किया, और फिर झूठा अपने आप को ग्राहक बना करके पूरा का पूरा इस मामले को सामने लाया है। और उसको भी लास्ट में धमकी दी है कि मेरे 75 पुलिस थानों में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तुमको भी निपटाई देंगे करके। तो इस तरीके से तो ये सब चीज़ें आज की डेट में हो रही है। तो ये चिंता वाली बात है, हमारा समाज किधर जा रहा है इजी मनी कमाने के चक्कर में। और इजी मनी का मतलब यहाँ पर हमारी इच्छाएं बढ़ रही है और मेहनत कम करके हम इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे कारण समझ में आ रहे हैं ना, ये सब भी चीज़ें जरूरी है, ये सब सोचना है आप लोग। एग्जाम यूपीएससी का मतलब सिर्फ मैंने कहा ना एक कानून या किताब पढ़ करके नहीं होगा, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसको भी समझ करके सोचना है कि हमारे सामाजिक समस्याओं में क्या है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज़्यादा उपभोक्तावादी हो गए कि उसके लिए कुछ भी करके अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में कुछ भी गलत करने को भी तुरंत क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका ये वाला है, ये 2013 में कानून बना आपका, वो भी एक बड़ा कांड हुआ राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने आपका विशाखा गाइडलाइंस दी, उसके बाद 2013 में कानून, विशाखा गाइडलाइन 1997 में दिया गया था। कानून कब बना आपका, 2013 में, है ना। विशाखा गाइडलाइंस देखेंगे तो ये आपका वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कार्यस्थल पर सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण। तो ये हेडिंग डाल लीजिए आप, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल, है ना। फुल फॉर्म यहाँ पे, इस फुल फॉर्म का बहुत ज़्यादा, इसका फुल फॉर्म नहीं निकाल पाओगे, पोस्ट एक्ट बोल देते हैं, लेकिन पोस्ट का मतलब ये प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये दोनों वर्ड आ जाएंगे, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल भी साथ में लेना पड़ेगा, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पोस्ट एक्ट। आया समझ में। तो कार्यस्थल पर महिलाओं, तो कार्यस्थल का मतलब जैसे मेरा ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, मान लिया 10 से ज़्यादा कर्मचारी है, बहुत सारे कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से महिलाओं के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, इसके लिए कानून बनाया गया है। ये बना क्यों, एक इसके पीछे का जो मेन आधार है वह विशाखा गाइडलाइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, जो सुप्रीम विशाखा गाइडलाइंस, ये नोट कर लीजिए। वो पीछे 1-2 दिन पहले करंट अफेयर में मैंने इसको डिटेल पढ़ाया था, याद है आकांक्षा, 1997 पीछे करंट अफेयर की क्लास में इसके बारे में डिटेल कंटेंट भी दिया है, पीडीएफ आपने देखा होगा तो
और इसमें 1997। तो विशाखा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, जो बाल विवाह के खिलाफ राजस्थान में पूरा का पूरा आपका जो है काम कर रही थी। तो कुछ समाज के इज्जतदार लोगों के पसंद नहीं था आपका जो है, तो उसका गैंगरेप किया गया था, किसका, विशाखा का। तो फिर वही सुनवाई वगैरह कुछ ठीक ठाक हो नहीं रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए फिर उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की थी कि कैसे कैसे क्या क्या आगे करने की ज़रूरत है। उसको हम लोग कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस। आ रही बात समझ में? तो 2013 तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी गाइडलाइन से कोई भी जो निर्देश दिया जाता है वो भी एक कानून के रूप में ही काम करता है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो एक कानून के रूप में ही काम करते हैं। तो 2013 से पहले तक विशाखा गाइडलाइंस ही सेक्सुअल हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए वर्क प्लेस में यूज किया जाता था, लेकिन सरकार ने 2013 में उसको रिप्लेस करके कानून का रूप दिया। उसी को जो है लगभग वही चीज़ है जो उसमें आपका विशाखा गाइडलाइंस में है, उसी को लगभग लिया गया है और एक कानून का रूप दिया कब, आपका 2013 में। आ रही बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे मेरा ऑफिस है, तो मेरे ऑफिस में किसी प्रकार से महिला के साथ यदि कोई भी भेदभाव या किसी भी प्रकार का किसी वर्किंग आपका वर्कर या एम्प्लॉय के द्वारा कुछ किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट बहुत सारी चीज़ें रखी गई है। जब बिना आपकी अनुमति के यदि टच भी करता है, ठीक है, किसी प्रकार कोई इशारा करता है ना, सेक्सुअल इंडिकेशंस देता है, तो ये सब किस में आएंगे, आपके सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए इस गाइडलाइंस या इस कानून के तहत एक इंटरनल कमेटी का गठन किया जाएगा। एक क्या किया जाएगा, आपका इंटरनल कमेटी होना कंपलसरी है, और उस इंटरनल कमेटी में कम से कम 2 मेंबर्स क्या होने चाहिए, या मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, और एक न्यूट्रल मेंबर बाहर से ला करके जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं होगा उसको रखा जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कंपलसरी है इंटरनल कमेटी वगैरह गठित करना किसी प्रॉपर वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें 10 से ज़्यादा या आपके क्या एम्प्लॉय वगैरह काम करते हो। आ रही बात समझ में? तो फिर उस इंटरनल कमेटी यदि कोई केस करता है तो जांच करेगी, और जांच करने के बाद सही पाता है तो अपने हिसाब से वो क्या कर सकती है, उसको सजा या जो भी प्रावधान है दे सकती है। इस दौरान अंदर का जो मामला है बाहर आपका जो है नहीं लाया जाएगा, ना ही जो आरोप लगाया है उसका नाम वगैरह बाहर आएगा, ना जिस पर आरोप लगा है वो आएगा बाहर, है ना। अंदर ही अंदर पूरा का पूरा जांच कमेटी बैठी, उसके बाद ही कानूनी कुछ कार्रवाई करनी है तो इंटरनल कमेटी जो डिसीजंस देगी उसके अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये सब प्रोविजंस किए गए हैं इस एक्ट के तहत। ये मैंने इसको डिटेल पढ़ाया था, फिर से यहाँ पे देख लीजिए आपका। तो ये लिखा हुआ है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं का मतलब दिस स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन इंश्योर्स द रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू वर्क इन अ सेफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंट। ऐसा समझ में कि एक सुरक्षित और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो उस एनवायरनमेंट में काम करने की मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पे काम करने वाले महिलाओं को प्रोवाइड करना। मेरी का मतलब जो एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है वह सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो मैंडेटरी इंटरनल कमेटी आपका दिया हुआ है, अनिवार्य आंतरिक समितियां बनेंगी, है ना। पॉइंट बस लिख लो, क्या बनेगा आपका, आंतरिक समिति, इंटरनल कमेटी रहेगी पूरा का पूरा। अंदर में आपका जो है 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार से देने वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों का फैसला करने के लिए आंतरिक समिति गठन करना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगी, वरिष्ठ महिला कर्मचारी करेगी। हेड कौन करेगा, आपका जो है सीनियर वुमन एम्प्लॉय करेगी। ऐसा समझ में? मेरे यहाँ 10 नहीं होंगे अभी ना, इंटरनल कमेटी नहीं बनाए हुए। फिर लोकल कमेटी बनेगी आपकी, स्थानीय समितियाँ, अनौपचारिक क्षेत्र है, छोटे प्रतिष्ठान है, घरेलू कामगारों के लिए जहाँ इंटरनल कमेटी गठन नहीं किया जा सकता है, राज्य जिला स्तर पर स्थानीय समितियों को अनिवार्य बनाता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कोई भी श्रमिक छूटे नहीं ना। 10 से ज़्यादा है तब तो इंटरनल खुद ही बनाना पड़ेगा, यदि 10 से कम है तो फिर जिला स्तर पर स्थानीय समितियाँ बनेंगी जो समय समय पर इस तरीके से यदि आपको कुछ लगता है कि गलत हो रहा है तो आप स्थानीय समितियों में जाके क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लोकल कमेटी में जाके शिकायत कर सकते हैं। इस कानून के तहत विशाखा गाइडलाइन में सिर्फ इंटरनल कमेटी का था, ये वाला इस कानून के तहत अलग से डाला गया। आया समझ में? पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लेंगे आराम से। फिर ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, है ना, कार्यस्थल की व्यापक परिभाषा दी गई इस कानून के तहत में। क्या दी गई? यह पारंपरिक कार्यालयों से आगे बढ़कर दूरस्थ कार्यस्थानों, नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए परिवहन, यहाँ तक कि आभासी वर्चुअल प्लेटफॉर्मों को भी शामिल करता है जो समकालीन संस्थागत वातावरण में महत्वपूर्ण है। मतलब कहीं पर भी आप संगठन के लिए काम कर रहे हो, चाहे घर से कर रहे हो चाहे कहीं से भी कर रहे हो,
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर रहे हो या किसी के थ्रू भी कर रहे हो तो वो आपका किस में आएगा, वर्क प्लेस में आ जाएगा आपका। तो सब जगह जैसे आपका कई सारे कंपनियों की गाड़ियाँ होती हैं आने जाने में, वहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है तो वो भी जिम्मेदारी क्या मानी जाएगी, वर्क प्लेस के रूप में डिफाइन किया गया है। आया समझ में अच्छे से? तो ये पॉइंट है, तो वर्क प्लेस को अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट को भी डिफाइन किया गया आगे, ऐसा इसमें कमी दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट को अच्छे से डिफाइन किया गया है। मैंने कहा ना कि किसी भी प्रकार का आपकी सहमति के बिना टच करना, आपको किसी भी प्रकार से स्टेयरिंग करना या कुछ ऐसे मैसेजिंग करना जो कहीं ना कहीं आपके क्या हो, सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल चीज़ों को इंडिकेट करते हो, कुछ इस तरीके से संकेत करना, तो हर चीज़ को सेक्सुअल हरासमेंट में रखा गया, बाकायदा अच्छे से डिफाइन किया गया। आया समझ में? तो ये आपका हो गया कार्यस्थल पर सुरक्षा देने के लिए महिलाओं के लिए। हाँ, यदि इसका कोई मिसयूज करता है तो भी प्रोविजंस है ना, तो मिसयूज करता है तो वही आपका कानून रिवर्स रूप में उस पर लागू होगा। यदि कोई महिला इसका मिसयूज करती, गलत आरोप लगा देती किसी पर, तो वही आपका प्रोसीजर होगी, और गलत आरोप निकलता है तो वही सज़ा होगी जो आरोपी के द्वारा किसी विक्टिम के लिए निर्धारित की गई है। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रोविज़न किया गया ताकि इसका मिसयूज भी ना हो। आ रही ना समझ में? तो मिसयूज भी होता है कई जगह पे। फिर नेक्स्ट हमारा है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। तो ये हमने देखे, वर्तमान में 6 महीने की आपको क्या मिलती है, छुट्टी मिलेगी। यदि आप प्रेग्नेंट है, मदर बनने वाले हैं तो 6 महीने का आपको पूरा का पूरा मिलेगा। फिर 50 या अधिक कर्मचारी यदि आपके प्रतिष्ठान में है, इंस्टीट्यूशंस में है, तो एक निश्चित दूरी के भीतर एक कार्यात्मक पालना घर की सुविधा प्रदान करती है। क्रेज भी आपका क्या होती है, मैंडेटरी कर दी गई, 50 से ज़्यादा कर्मचारी आपके ऑफिस में है तो। आ रही बात समझ में? तो पहले 2 महीने मिलते थे, पहले 2 बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व काल को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया, जिससे भारत अत्यधिक प्रतिशत मातृत्व नीतियों वाले देशों में शामिल हो गया। मतलब 2 के लिए मिलेगा, तीसरे के लिए नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कि पहले 2 के लिए मिलेगा, ठीक है, तीसरे के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रख लेना। क्लियर हो ना भाई? और फिर क्रैच की सुविधा भी की गई है। क्रैच मतलब बच्चे के लिए पालना घर। यदि 50 से ज़्यादा कर्मचारी है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो कुछ दूरी पे क्या करे, पालना घरों का व्यवस्था रखे, है ना। अच्छी व्यवस्था है। जैसे एक मेरी फ्रेंड की वाइफ काम करती थी नोएडा में, तो हर कुछ देर में जा कर के बच्चों को देख भी लेती थी, और उसकी रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या होता है माँ जो है बेफिक्र हो करके, क्योंकि मेड भी रखते हैं तो घर में मेड के भरोसे छोड़ के बच्चे का हो तो माइंड तो दिमाग वही रहता है, मेड अच्छी है बुरी है। और कई सारे केसेस आए हैं, अभी देख ही रहे हो आप लोग, कई सारे दिल्ली बड़े बड़े शहरों में मेड को लेकर के बच्चों को मार रही है, कुछ गलत तरीके से ट्रीट कर रही है, कई सारे केसेस आए थे ना आपके जो है। तो इसलिए आसानी से बड़े शहरों में मेड पे भरोसा नहीं रहा। कुछ गंदे लोगों के कारण से अच्छे लोगों को भी जो नौकरी मिलती थी बेचारों को, वो नुकसान हो जाता है ना। क्या होता नहीं, कुछ मेड के ऐसे वीडियोस आ गए तो जिनका रोजी रोटी मेड के रूप में चल रहा था उनको भी नुकसान होता है। तो ये सब समाज की समस्याएं हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सुधारने की आप लोगों की है कि नहीं, हर व्यक्ति की है। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, आपका मातृत्व लाभ अधिनियम वाला हो गया। कब था आपका? 2017 में लाया गया था, ठीक है। उसके पहले भी था, रहा होगा। फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया, जो पहले 1976 था। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड द कोड ऑन वेजेस 2019 अलग से जोड़ा गया उसी में। 1976 में था समान पारिश्रमिक अधिनियम, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 एंड द कोड ऑन वेजेस 2019 लाए गए। तो इसको जब डिटेल, अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिया, डिटेल पढ़ोगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन है। जैसे मजदूरी भी यदि कोई करता है तो मेरे ख्याल से 700 750 रुपये पर डे का निर्धारित है उनका। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी काम करने के लिए मैंने कल परसों पूछा मजदूरी कितनी मिलती है, तो 300 रुपये दिया जाता है उनको। दिन भर उन लोग काम करने के बाद भी कितना मिलता है, जबकि सरकार के तो निर्धारित कितना है 700 से 750। इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। महिलाओं को, मजदूरों को अपना अधिकार पता नहीं है। सीधी सी बात है ना, मैंने कहा यदि वो एकजुट होकर के अड़ जाए कि हम काम नहीं करेंगे तो पूरा कंस्ट्रक्शन से लेकर सब काम रुक जाएगा। तो एकता में ताकत होती है, ठीक है। क्या होती है? एकता में ताकत। लेकिन एकता अच्छे कामों के लिए एकजुट होना इतना आसान, अभी धर्म के मामले में बुला लो, सब महिलाएं पुरुष सब एक साथ आ जाएंगे तुरंत जय श्री राम बोलने के लिए, समझ गए ना। और जैसी बोलोगी नहीं समान मजदूरी के लिए, इक्वल मजदूरी के लिए 700 रुपये गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो कितनी महिलाएं जमा होंगी पता ही नहीं है।
आई ना बस समझिए, हमारा दुर्भाग्य समाज की नासमझी है कि जिस सही काम के लिए दिए लोगों को एक साथ जोड़ना चाहो तो जल्दी से आसानी से बड़ा नेता बना फिर रहा है बोलेंगे समझ रहे हो, जो अच्छा करना भी चाहेंगे तो उसको कमेंट अलग करेंगे कि बड़ा नेतागिरी कर रहे करना फिर रहे, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, तो एकजुटता जरूरी है, तभी जाके ये सब कानून कितने भी अच्छे क्यों ना बने लागू तभी होंगे जब हर व्यक्ति जिसके लिए कानून बनाया गया वो अपने अधिकारों से परिचित होगा और एकजुट होकर के डिमांड करेगा, तब होंगे, अकेले से नहीं होने वाले। जब सभी महिलाएं जैसे जो काम में जाती है एकजुट होकर बोल दे कि नहीं इतना मजदूरी नहीं दोगे तो हम कोई भी महिला इनमें से कोई काम करने नहीं जाएगी, तो न चाहते हुए भी सभी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ा। अभी नोएडा, कहाँ पे, नोएडा या कहीं पे अभी हल्ला गुल्ला फिर से हुआ था मजदूरी को लेकर के, कुछ दिनों पहले हुआ था, इसलिए मजदूर श्रम सुधार अधिनियम वगैरह भी निरंतर चल ही रहे, नहीं था ना। ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, सोशल जस्टिस सोशल इश्यूज़ का ही पार्ट है। तो जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो, अभी नोएडा में क्या हुआ था, क्यों हुआ, वो अलग बात है कि प्रशासन और पैसे वाले के बीच में इस तरीके से साठगांठ रहती है कि इन चीज़ों को दबा दिया जाता है ना। जैसे हम जो भी है तो पावरफुल तो होते ही है, जो इतना बड़ा कमाए तो पैसे पुलिस वालों को पैसा दे दो, अब जो भी सिस्टम उसको पैसा दे दो, तो फिर वो क्या करेगा, सिस्टम आपको दबाने में लग जाता है, तो ये अगेंस्ट काम करने लग जाता है। तो आप लोग के ऊपर रहेगा, ईमानदारी से काम करोगे तो नहीं होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपका जो है, तो इक्वल वेजेस वाला ये याद रखना 1976 वाला भी है, और फिर कोड ऑन वेजेस करके जारी किया गया 2019 का। इसमें एक बार सर्च मार के देखना, मेरे ख्याल से 700 रुपये मिनिमम मजदूरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी कंपनी वगैरह में काम करते तो 15,000 से कम में कोई वर्कर नहीं रख सकते, 15,000 मिनिमम। दिल्ली का था, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, वैसे दिल्ली का बता रहा हूँ। तो दिल्ली में कितना था पहले, 15,000 रुपये। यदि कोई कर्मचारी कोई कंपनी अपॉइंट करती है तो मिनिमम 15,000 स्टार्टिंग रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, 7,000, 8,000, 10,000 वाले भी मिलेंगे। कारण क्या होता है कि एकजुटता नहीं है। फिर से होगा ना भाई, जैसे ये बोला कि नहीं 15,000 नहीं दोगे तो काम नहीं करूँगा, तो ये बोल देगा नहीं ठीक है मैं 10,000 में काम करने को तैयार हूँ, सामने वाले को 10,000 मिल गया, समझ गए ना भाई। तो इस कारण से चीज़ें ठीक से लागू नहीं हो पाती है। चलिए, फिर आपका नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य सुरक्षा भी दिया गया है। इस कानून के तहत आप लोग को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 बनाया गया, तो ये भी आप लोग के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय में आ जाएगा। नाम लिख लीजिए, गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। तो पहले थोड़ा सा कठोर था, उसको और इजी किया है थोड़ा सा। पुराने चिकित्सीय नियमों का आधुनिकीकरण कर दी। संशोधन ने चिकित्सीय सुजनकी या मानवीय आधार पर गर्भपात सेवाओं तक सुरक्षित कानूनी पहुंच का विस्तार किया हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जिस और था, करंट अफेयर में पढ़ा था ना कुछ हमने, 1971 के टाइम पे एमटीपी एक्ट आ गया था। हाँ, लेकिन उस समय जो वीक्स थे ना वो 20 वीक्स तक था, वो भी अगर मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट और 2 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। तो पर अभी जब ये 21 पे आया ना तो उसको 24 वीक्स कर दिया बढ़ा दिया। हाँ 24 वीक किया हुआ है। तो 24 वीक तक यदि आप गर्भपात कराना चाहे तो करा सकते, मेडिकल टीम के द्वारा रिकमेंडेशन होने पर। तो पुराने चिकित्सा नियमों का आधुनिकीकरण, ये समझ में आ गया आपको। इसमें देखते हैं, गर्भकालीन ऊपरी सीमा का विस्तार किया गया। रेज द अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन फॉर 20 वीक्स टू 24 वीक किया गया, है ना। इसको और अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ और किया था ना, आकांक्षा याद आ रहा है, कुछ करंट अफेयर में देखा था। 24 को 24 का तो 4 सप्ताह हो गए ना, नहीं सॉरी 24 वीक्स का मतलब कितने महीने हो गए, 24 वीक्स का मतलब कितना हो गया, 7 मंथ। हाँ 7 मंथ क्या था, अभी भी यही था क्या, सुप्रीम कोर्ट का था ना 26 मंथ कुछ, हाँ 24 तो इसमें दिया हुआ है, तो उसको कम थोड़ी करेंगे। ठीक है, करंट में कुछ अभी 1-2 दिन पहले पढ़े थे ना हम लोग, याद आ रहा है कुछ आकांक्षा, जाके देखना है इसको करंट वाले नोट्स में। तो ये आपका 24 वीक्स किया गया है 2021 के एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट 2021 में क्या किया गया। पहले 20 वीक्स तक था, ये 20 वीक्स तक है तो आप गर्भपात करा सकते हैं, उसको बढ़ा के कितना किया गया, 21 में 24 वीक किया गया। आई बस समझ में। तो 4 वीक होते एक साथ, तो 7 महीने तक, 7 महीने के बाद तो मुश्किल ही जाएगा,
ठीक है, वो भी आपका डॉक्टर मेडिकल टीम के द्वारा जो है रिकमेंडेशन होगा तब। गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ा कितना किया गया, 24 सप्ताह किया गया। तो उसमें वही रहता है कि यदि बच्चा, इस पूरा डॉक्टर को देना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में, महिलाओं की जान को खतरा है, इस टाइप से लिख करके देगा, तब जा करके 24 वीक्स तक के बच्चों को क्या कर सकते हैं, गर्भपात करा सकते हैं, राइट। तो ये बाकायदा कुछ इफ एंड बट्स के साथ में है। अब यूं ही 24 वीक्स का जल्दी से कोई गर्भपात करने को तैयार नहीं होगा, आप जाएंगे तो एक्सटेंडेड द राइट्स टू सीक सेफ अबॉर्शन ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर टू अनमेरिड वुमेन एज वेल, ensuring पैरिटी एंड रिमूविंग सिस्टमेटिक सोशल स्टिग्मा। आया समझ में? तो ये यौन हमले को उत्तरजीवी, नाबालिग और विकलांग व्यक्ति शामिल है। गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ा के 24 सप्ताह किया गया। मतलब हर किसी को नहीं देगा जब लगे कि हाँ बच्चा सही पैदा नहीं हो सकता, कुछ विकलांग पैदा होने की संभावना है या महिला की जान को खतरा है बच्चा पैदा होते समय, तो ऐसी स्थिति में ही वह क्या करेगा, अलाउड करते हैं। आया समझ में? नहीं तो 7 वीक इतना आसान नहीं होता है। फिर आपका जो है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक 1994, ये भी है आपका गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। तो एक आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में लिंग जांच कराना क्या है, इलीगल है। आपका लिंग जांच, सेक्सुअल आपके जो सेक्स का सिलेक्शन जो है, बैन ऑन सेक्स सिलेक्शन। समझ में इसका मतलब क्या है कि अब लिंग जांच नहीं करा सकते सोनोग्राफी वगैरह के द्वारा, ये इलीगल है। लेकिन अभी भी खुलेआम धंधा चलता है आपका वेस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और इन क्षेत्रों में। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड था, उसने करवाया था। मतलब तू क्या कर रहा है, इस 2 बच्चियाँ थी उसकी, तो नोएडा गाजियाबाद का था। तो मैंने कहा भाई तू 21वीं सदी में रह रहा है, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो सुधर जाए कम से कम। मैं क्या करे यार, समाज के मतलब अब क्या समझाता उसको। चलिए चलो आगे। तो ये आपका समझ में आ गया ना, इसका मतलब कि आपको जो है फिर ये वाला अधिनियम लास्ट वाला आया, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है। सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, 106th अमेंडमेंट, लेकिन ये अभी पारित नहीं हुआ है महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। तो ये अधिनियम क्यों लाया गया था कि लेजिस्लेशन में, संसद में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाया गया था, 106वां संशोधन, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया है। तो आने वाले समय में इसको पारित करेंगे। अभी लीगल सेंसस सेंसस आ जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस आ जाएगा, फिर हो सकता है थोड़ा सा डिलिमिटेशन हो, परिसीमन हो चुनाव के क्षेत्रों का, और उसके बाद फिर सरकार फिर से हो सकता है कोशिश करेगी, यदि करना चाहे तो ईमानदारी के साथ। अभी तो सिर्फ चुनाव के लिए लाई थी वो, ठीक है, पहले बिना उसके बता ही दिया था कि चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए जबरदस्ती लेकर के लाई है। मालूम था कि अब डिलिमिटेशन 2011 के हिसाब से करने कोई तुक ही नहीं बढ़ता, जब तुम्हारा नया क्या हो रहा है, सेंसस हो रहा है। लेकिन 2011 के सेंसस के साथ डिलिमिटेशन करके सीटों की संख्या 700 प्लस कुछ करने की बात की गई थी, तो समझ गया था ये जबरदस्ती पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी चिट भी मेरा पढ़ भी मेरा, है ना। पारित हो गया तो श्रेय मिल जाएगा, नहीं पारित हुआ तो चुनाव में मुद्दा बना देंगे, विपक्षियों ने सपोर्ट नहीं किया, और वही किया भी उसने फाइनली जो है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स है भाई। चलिए, तो ये सब बहुत सारे कानून बता दिए मैंने, इतने कानून आप लोग के लिए है, तो ऐसी भी जानकारी होना चाहिए। आपके एक चार्ट है लास्ट में कंपेयर करने के लिए क्या क्या कैसे, तो एक चार्ट भी याद करोगे, इतने से काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है, आया समझ में? चले आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो मैंने कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधर तो रही है, लेकिन अभी भी कई सारी जगह पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखेंगे, केस स्टडी देखेंगे कि खास करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, लखपति दीदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा न्यूज़ में बना रहता है कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आपका क्या करती है, अपने आप को महिला शक्तिकरण के लिए काम कर रही है। जैसे कल भी अमित शाह आए थे, शायद बस्तर आए थे क्या, ठीक है, बस्तर गए थे कल अमित शाह, तो उनके बारे में कुछ पढ़ा सुना? हाँ, तो बहुत सारी योजनाएं वगैरह, फिर उन्होंने इमली बिनने वाली यही सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ मुलाकात की,
ठीक है। तो वो सब डिटेल मैंने कहा ना कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके हर एक चीज़, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, है ना, ये सब हमारे लिए, क्या डिफेंस मिनिस्टर, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनके द्वारा कहा जाया जाता है, क्या डिसीजंस लिया जाता है, क्या किया जाता है, सब पे नज़र रखनी है और उसको सिलेबस से क्या करना है, जोड़ना है। तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली महिलाओं से कल मुलाकात की और उनसे डिस्कस किया कैसे वो काम करती है। और इमली जो वहाँ पे खासकर बस्तर फेमस है इमली के लिए। बस्तर फेमस किसके लिए, मतलब और भी चीज़ों के लिए फेमस है, अब कल्चरल तो है ही है, लेकिन इमली प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो इमली कैसे क्या सेल वेल करते, उसके कंटेक्स्ट में डिटेल उनसे जानकारी ली। तो ये सब कहीं ना कहीं न्यूज़ में, तो इमली को उठा के क्वेश्चन पूछ देगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन बना देंगे इमली को लेकर के, तुम बोलो कि कहाँ से बता दिया भाई ये। तो कारण ये था कि अमित शाह जी ने इमली का जिक्र किया था या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमली खाई थी समझ गए ना। तो वो याद रख, इस कारण से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीज़ों को भी। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इसको एक डिस्कस करेंगे, फिर महिला संगठनों के बारे में आएंगे। तो महिलाओं की भूमिका खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आएंगे महिला संगठन। स्वतंत्रता से पहले हमारे पास कौन कौन से महिला संगठन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से महिला संगठन बने और उनका क्या रोल है आपका जो है वर्तमान समाज के